नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सफलता आईक्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट की बम्पर भर्तियां चल रही हैं, तो उसी का मैं प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर लेकर आया हुआ हूं, जो आपको हिंदी और जीएस सॉल्व करवाऊंगा। हालांकि अब एनटीए करवाता है और इससे पहले आयोग खुद करवाता था इलाहाबाद। और अब एनटीए का लेवल तो आप सभी लोग जानते ही हो किस लेवल का है। ठीक है, हम अब अपनी क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 26 नंबर से आपका हिंदी का पोर्शन है। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें निम्नलिखित वाक्य में कर्म बताइए। लता ने मुझे चित्र दिखाए। तो ये वाक्य दिया हुआ है और इसमें हमें बताना क्या है, हमसे पूछा गया है कर्म। तो सबसे पहले हम क्रिया देखेंगे वाक्य में। लता ने मुझे चित्र दिखाए। दिखाए क्या है, यहाँ पर क्रिया है। दिखाए क्रिया है। दिखाए यहाँ पर क्रिया है और हमें आपको पता है कि क्रिया का फल वाक्य में जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। तो लता ने मुझे क्या दिखाया, चित्र। क्या दिखाया और चित्र, तो चित्र यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जो कि हिंदी का क्वेश्चन नंबर 27 है। भूतकाल के उपभेद किए जाते हैं। तो हमें पता है कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि भूतकाल के उपभेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और छठा होता है हेतु हेतुमद भूतकाल। तो ये 6 इसके उपभेद होते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इक प्रत्यय के प्रयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार परिवर्तन होगा। तो हमें पता है जब किसी मूल शब्द में इक प्रत्यय लगता है, जब किसी मूल शब्द में इक प्रत्यय लगता है तो उसके मूल शब्द का जो आदि वर्ण होता है उसके आदि वर्ण में या आदि स्वर में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर आदि स्वर आ है तो आ के स्थान पर बड़ा आ हो जाता है। अगर ई या ई है तो इसके स्थान पर ऐ हो जाता है। अगर ऊ या ऊ है तो इसके स्थान पर अ हो जाता है। तो यहाँ पर शब्द दिया गया है भूगोल। तो भूगोल में हम देखेंगे आदि वर्ण क्या है इसका, भू है और भू में लगा हुआ स्वर की मात्रा ऊ है। ऊ है तो ये ऊ किस में बदल जाएगा, अ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, भौगोलिक बनेगा। भूगोल धन इक, जो शब्द यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, भौगोलिक बनेगा। जैसे एक शब्द हम आपको बताते हैं, दिन धन इक। अब इसका जब हम बनाएंगे, एक प्रत्यय लगाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हम आदि वर्ण में क्या है, ई है। ई के स्थान पर क्या हो जाता है, अय हो जाता है। तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा दैनिक।
आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण शब्द का विलोम क्या होगा? उत्तरायण शब्द का विलोम बताइए। तो आप सभी को पता है कि उत्तरायण का क्या होता है? दक्षिणायन होता है। उत्तरायण का दक्षिणायन होगा। दक्षिणायन होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न 30 से 32 के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है। तो हम इसको देखेंगे। पैसेज से अगर उत्तर छांटना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा, उसके बाद में पैसेज पढ़ेंगे। तो इससे हमारा समय बच जाएगा। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन और उसके बाद जब पैराग्राफ पढ़ते हैं या पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें हमको उत्तर साथ ही साथ में मिलते जाते हैं। तो पैसेज का पहला क्वेश्चन है, मूल दृष्टि का संबंध मुख्यतः किससे है? तो हम विकल्प भी साथ में पढ़ लेंगे। वैयक्तिक विचारधारा से, नापने तोलने वाली बुद्धि से, सामाजिक नीतियों से, भावनाओं से। ऊपरी उपचार से अभिप्राय है रोग के लक्षणों का उपचार, शरीर का उपचार, नकली उपचार, रोग का उपचार। और इसका अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ का, सामाजिक विषमता का कारण है समाज का रोगग्रस्त होना, सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा आदि में असमानता, समाज का कठिन स्थिति में होना, लोगों का आपस में लड़ना। अब हम देखेंगे पैसेज। अब हमको पैसेज में उत्तर साथ ही में, अब बार बार पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। पैसेज है इसका, मादक द्रव्य सेवन को केवल एक सामाजिक विकृति या रोग मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं वह बुरी तरह विषमता से ग्रस्त है। समाज में सबको समान रूप से सुख सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का अधिकार प्राप्त नहीं है। परिणामतः सर्वत्र असंतोष ही असंतोष है। सामान्य लोगों के लिए जैविक स्तर पर जीवन बनाए रखना भी अत्यंत कठिन हो गया है। निम्न एवं मध्य वर्ग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जितना तनावग्रस्त आज है उतना कदाचित ही पहले कभी हुआ हो। पूंजीपति वर्ग के लोग भी अन्यायपूर्वक अधिकाधिक पूंजी के संचयन में लगे होने के कारण कई गलत कामों में फंसते हैं और तनाव का शिकार होते हैं। एक तरह से यह समाजव्यापी असुरक्षा, असंतोष और तनाव ही व्यक्ति को मादक द्रव्य की ओर ले जाता है। जब तक सामाजिक व्यवस्था और मूल्य दृष्टि में अनुकूल परिवर्तन नहीं होता, इस रोग का ऊपरी उपचार कारगर सिद्ध नहीं होगा। स्पष्ट है कि मादक द्रव्य सेवन की प्रवृत्ति भयंकर सामाजिक रोग का एक लक्षण है, अपने आप में रोग नहीं। तो ये पैसेज पढ़कर आपको पता चला होगा कि इसमें आपको कहीं पर भी
डायरेक्ट आपको उत्तर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन के उत्तर आपको अपनी समझ, ये पैसेज पढ़ने के बाद जो आपने इसका सार निकाला है, जो समझा है, उस पर, उसके आधार पर आपको उत्तर यहाँ पर देना होगा। तो हम इसका पहला उत्तर देखते हैं। इसका पहला उत्तर देखते हैं। मूल्य दृष्टि का संबंध मुख्यतः वैयक्तिक विचारधारा से है, नापने तौलने वाली बुद्धि से है, सामाजिक नीतियों से है, भावनाओं से है। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक नीतियों से है। इसका सही उत्तर होगा सामाजिक नीतियों से। दूसरा क्वेश्चन है इसका, ऊपरी उपचार से अभिप्राय है। ऊपरी उपचार का मतलब है केवल दिखावा करने से जो रोग है उसका उपचार नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने पैसेज में अभी देखा था कि ऊपरी उपचार कह रहा है, यानी कि केवल दिखावे से किसी भी रोग का उपचार नहीं होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा नकली उपचार। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विषमता का कारण है। तो अभी आपने देखा विषमता से ग्रस्त समाज में सबको समान रूप से सुख सुविधाएं, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसी के आधार पर हमको अगला उत्तर मिल जाएगा, सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा आदि में असमानता। सामाजिक विषमता का कारण है समाज की कठिन स्थिति में होना या समाज का ग्रस्त होना, सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा आदि में असमानता, लोगों का आपस में लड़ना। तो इसका सही उत्तर सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा आदि में असमानता होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। शब्द दिया गया है कुलटा। कुलटा एक गाली होती है स्त्रियों के लिए। तो कुलटा जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुलटा शब्द का विलोम पूछा गया है, तो पतिव्रता होगा। पतिव्रता। सही उत्तर इसका पतिव्रता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। ये वर्तनी का क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक वर्तनी का शब्द पूछा गया है। मूर्धन्य, मूर्धन्या, मूर्धन्या। तो इसका सही शब्द जो होगा वर्तनी की दृष्टि से वो होगा मूर्धन्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। एक वाक्य दिया गया है जिसका हमें एक शब्द देना है। हम देखेंगे वाक्य क्या दिया गया है। जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो। जिस काव्य में गद्य और पद्य
दोनों का समावेश होता है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी आपको मिल जाएगा, चंपू काव्य। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे लोकोक्ति के अर्थ बताइए। असरफी की लूट और कोयले पर छापा। असरफी की लूट और कोयले पर छापा, तो इसका अर्थ बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हम देखेंगे। पहला विकल्प, मूल्यवान वस्तु की रक्षा करना और तुच्छ वस्तु को नष्ट करना। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया असरफी की लूट और कोयले पर छापा। तो दूसरा देखेंगे, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना। तीसरा ऑप्शन है, मूल्यवान वस्तु की चोरी करना और तुच्छ वस्तु को छोड़ देना। चौथा ऑप्शन है, कोई भी नहीं। तो वाक्य के अनुसार हम देखेंगे, असरफी की लूट और कोयले पर छापा, यानी कि मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना। चलो साथियों, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ण निम्नलिखित में से किसके योग से बना है। 6 वर्ण किसके योग से बना है। तो हमें पता है छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ हमारा बना होता है अधक और मूर्धन्य सा से। त्र बना होता है आधत और रा से। ज्ञ बना होता है आधज और या से। स्रा बना होता है तालव्य सा, आधा रहेगा, और रा। तो ये इन व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन हैं। किन किन व्यंजनों से मिलकर बने हैं तो वो हम देख रहे हैं कि छ, क और मूर्धा सा से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ही ऑप्शन हमको मिल जाता है क और स, मूर्धा स। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है। पर्याय कहे, समानार्थी कहे या पर्यायवाची कहे, एक ही अर्थ होता है तीनों का। तो हम देखें, कामदेव का कहता है तो अनंग, सचीपति, पुष्पधन्वा, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर अनंग, पुष्पधन्वा तो कामदेव का पर्यायवाची है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो सचीपति ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा, सचीपति। अगला क्वेश्चन है, पारिजात किसका पर्यायवाची है। कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, शुक। तो कमल का नहीं है, गुलाब का भी नहीं है। सही उत्तर इसका है कल्पवृक्ष। पारिजात कहे, कल्पवृक्ष कहे, हरिचंदन कहे, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पारिजात के। अगला क्वेश्चन, मुख्य किसका विलोम है। मुख्य किसका विलोम है। मुख्य कहे या प्रधान कहे या प्रमुख कहे, तो ये सब एक
दूसरे के समानार्थी हैं। मुख्य किसका विलोम है, तो प्रधान नहीं होगा, प्रधान नहीं होगा, हेय नहीं होगा, प्रमुख नहीं होगा। अब बचा क्या, गौड़ बचा, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अच्छी और अच्छी का सही युग्म निम्नलिखित में से क्या है। अच्छी और अच्छी का शब्द युग्म पूछ रहा है, सही अर्थ पूछ रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। अच्छी, अच्छी का अर्थ होता है आँख, फिर दूसरा शब्द है अच्छी, तो हम विकल्प देखते हैं आँख वाली और आँख, तो अच्छी का अर्थ होता है आँख, तो यहाँ पर आँख नहीं आएगा। फिर अगला विकल्प देखते हैं धुरी और आँख, तो आँख फिर दूसरे नंबर पर है और धुरी, अच्छी का अर्थ धुरी नहीं आँख होता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं आँख, आँख और आँख वाली। चौथा ऑप्शन है काजल और आँख वाली, तो अच्छी का अर्थ होता है अच्छी का अर्थ होता है आँख और अच्छी का अर्थ होता है आँख वाली, तो ये विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, आँख और आँख वाली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। योगीराज, वर्तनी की दृष्टि से इसमें सही शब्द आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें से चारों में से सही है। योगीराज, योगीराज, योगी राजा, योगी, योगी राज। देखो योगी राजा, तो ये तो गलत है। फिर है योगी राज, तो सही शब्द योगी राज होता है, यहाँ पर योगी राज है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर योगी राजा है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सही उत्तर आपका योगीराज होगा, योगीराज होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक पद में संधि व समास दोनों हैं, उसका चयन कीजिए। निम्नलिखित में से एक पद में संधि व समास दोनों हैं, उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक ऐसे शब्द के बारे में एग्जामिनर जानना चाहता है जिसमें संधि और समास दोनों हैं, संधि और समास दोनों हों। तो हम देखेंगे दिन रात, तो दिन और रात, तो इसमें समास है, ये सामासिक शब्द है। पंचवटी, 5 वटों का समाहार, इसमें भी समास है केवल। चंद्रमा मूल शब्द है। रामानुज, तो इसमें संधि और समास दोनों हैं। देखते हैं हम कैसे। राम, धन, अनुज। अब हम जब इसकी संधि करेंगे तो हमको पता है संधि में 2 शब्द होते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण के मध्य संधि होती है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमें यहाँ से आ मिल जाएगा और दूसरे शब्द का आदि वर्ण भी आ मिल जाएगा। अ और आ मिलकर आ बना देगा। तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा, तो पहले शब्द में बचा राम, बना क्या अ। दूसरे शब्द में जो बचा उसको ले लेंगे नुज। अब इसको जोड़ देंगे तो देखेंगे क्या बनेगा। ये अ इस माँ को पूरा कर देगा तो शब्द बनेगा रामानुज। तो ये संधि हो जाएगी यहाँ पर। अगर समास की बात करें तो राम का अनुज, राम का अनुज, तो यहाँ पर संधि और समास इस शब्द में दोनों हैं।
रामानुज में संधि और समास दोनों हैं, तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में सही समास का चयन कीजिए। त्रिलोचन में सही समास का चयन कीजिए। तो यहाँ पर त्रिलोचन शब्द में समास पूछ रहा है, समास पूछ रहा है। तो त्रिलोचन अगर यहाँ पर देखें तो त्रि से आपको पता चल रहा होगा कि संख्यावाचक है, लेकिन नहीं, यहाँ पर संख्यावाचक ना होकर ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्विगु समास ना होकर यहाँ पर जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो या अव्यय हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जब किसी समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों अप्रधान हो और कोई तीसरा सांकेतिक पद प्रधान हो तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो त्रिलोचन जिसके तीन लोचन हैं, जिसके तीन लोचन, त्रिलोचन, लोचन का अर्थ होता है आँख, तो तीन आँख किसके हैं? शिव जी के हैं, अर्थात शंकर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यहाँ पर दोनों पद अप्रधान है और तीसरे पद की तरफ संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, धर्म प्राण, धर्म प्राण पद का विग्रह निम्नलिखित में से चुनिए। तो धर्म प्राण में विग्रह पूछ रहा है, तो देखते हैं धर्मात्मा और प्राण, तो ये नहीं होगा। धर्म और प्राण, अगला ऑप्शन है ज्यों धर्म से भीरु, भीरु हो वह। भीरु का अर्थ होता है डरपोक, कायर। भीरु का अर्थ होता है डरपोक। भीरु का अर्थ होता है डरपोक, कायर, तो ये भी नहीं होगा। धर्म ही प्राण, धर्म ही है प्राण जिसके वह, तो इसका सही विच्छेद हो जाएगा विग्रह। सही विग्रह इसका होगा धर्म ही है, धर्म ही है प्राण जिनके वह, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजपुताना में निम्न में से कौन सा प्रत्यय है? राजपुताना शब्द में आपसे वो प्रत्यय जानना चाहता है, तो हम देखेंगे मूल शब्द इसमें क्या है। मूल शब्द अगर हमको पता चल गया तो प्रत्यय अपने आप पता चल जाएगा। तो मूल शब्द होता है राजपूत, राजपूत। और हमको अंत में दिखता क्या है यहाँ पर? आना। इसका मतलब क्या हुआ? आना। तो राजपूत में अगर आना जोड़ दें तो हमारा शब्द बन जाएगा राजपुताना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अहोरात्र, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद निम्नलिखित में से चुनिए। अहोरात्र का अर्थ होता है दिन और रात, अहोरात्र का अर्थ होता है दिन और रात, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहन रात्रि, अहन रात्रि। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, दिए गए विग्रह के उचित समास का चयन कीजिए। दिए गए विग्रह के उचित समास का चयन कीजिए। भारत का रत्न, भारत का रत्न। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क परसर्ग की बात की गई है, कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो का किसको दिखाता है? संबंध का की के संबंध को दिखाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। यहाँ पर आपका सही उत्तर संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित व्याकरणिक परिचय छाटिए। वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित व्याकरणिक परिचय छाटिए। मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। तो यहाँ पर साल को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। अब इसके बारे में वो जानना चाहता है कि ये क्या है। तो क्या है ये, अब हमको देखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा है, कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, कैसी है? और उसके साथ साथ में वो जानना चाहता है पुल्लिंग है और पुल्लिंग के साथ में एक वचन है या बहुवचन है। तो हम देखेंगे साल, साल व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे। साल जातिवाचक संज्ञा, हाँ जातिवाचक संज्ञा है। अब साल कैसा है? पुल्लिंग है। साल अच्छा होता है, अच्छी होता है, तो अच्छा होता है, तो साल पुल्लिंग संज्ञा हो जाएगा। वचन की बात करें तो वचन में एक वचन, बहुवचन। अब साल की जब बात की गई है तो साल जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन संज्ञा होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन। अगर साल का बहुवचन बनाना हो तो साल का बहुवचन बनाने के लिए साल का बहुवचन बनाने के लिए साल से पहले संख्या का प्रयोग करते हैं, या फिर उसके बाद कोई विभक्ति आ जाती है तो ओ का प्रयोग करते हैं। तो अगर संख्या का प्रयोग करेंगे तो जैसे 5 साल, तो ये बहुवचन हो गया। 3 साल, 2 साल, 100 साल, तो ये बहुवचन बन जाता है। अगर इसके बाद कोई विभक्ति आ जाता है, जैसे कोई कहे कि मैं 5 सालों से लखनऊ में रह रहा हूँ, तो 5 सालों से, यहाँ पर सालों शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन सालों के बाद में सालों से विभक्ति आई है, तब ओ का प्रयोग कर देते हैं, सालों, सालों से। तो यहाँ पर से विभक्ति आई है, इसीलिए इसका बहुवचन सालों बन गया। साल का बहुवचन बनाने के दो नियम होते हैं, निर्विभक्ति रूप और साविभक्ति रूप। तो ये जब सालों बनता है तो साविभक्ति रूप के साथ बनता है, तो यहाँ पर विभक्ति से आ गया, इसलिए साल का सालों हो गया। वैसे संख्या का प्रयोग करते हैं। अगला और हिंदी पोर्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है। वाक्यांश पंक्तियों में कौन सा, काव्यांश पंक्तियों में कौन सा रस है? काव्यांश पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें दैन कहें नट जाएं।
तो यहाँ पर देखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। तो ये पंक्तियाँ श्री कृष्ण के बचपन की हैं। जब वो छोटे थे तो उनकी जो गोपियाँ थीं वो मुरली को छुपा कर रख लेती थीं, बातों का रस लेने के लिए उनकी मुरली को छुपा कर रख देती थी और फिर उनसे बातों मज़ा लेती थी, और जब वो देने के लिए कहते हैं तो वो नाराज़ हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। संयोग श्रृंगार, श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, रसों की आत्मा भी कहा जाता है। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दो श्रृंगार के उपभेद होते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2019 ग्रुप सी के पेपर के थे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और पेपर का पैटर्न भी पता चला होगा। लेकिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होता था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद करवाता था, लेकिन अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA करवाती है। तो इसका जो पैटर्न है वो बदल चुका है साथियों। इसका पैटर्न अब NTA के हिसाब से हो गया है। वो हम आपको अगले प्रीवियस ईयर पेपर में आपको दिखाएंगे। अब हम देखते हैं, इसमें शायद GS के भी क्वेश्चन हैं। आपको GS के क्वेश्चंस से भी रूबरू करवाते हैं। तो GS का पहला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है? कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है? कपास को गोल्डन फाइबर नहीं कहते हैं। जूट को भी नहीं कहा जाता है, नहीं, जूट को कहा जाता है। रेयान सेलुलोज से बना हुआ एक कृत्रिम रेशा होता है, ऊन भेड़ से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर गोल्डन फाइबर की बात करता है तो गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। इसका जो रेशा होता है वो ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो मौत का कुआं बिल्कुल भी नहीं होगा। काला पानी, हाँ काला पानी होगा, काला पानी ही होगा इसका सही उत्तर। अंतिम यात्रा भी नहीं होगा और बंद दरवाज़ा भी नहीं होगा। तो सेलुलर जेल जो थी उसको ही हम क्या कहते थे, काला पानी। ये ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी कैदियों के लिए। ये कैदी दूसरे कैदी से बात नहीं कर सकता था या नहीं कर पाता था, इस हिसाब से इसकी डिज़ाइन की गई थी। तो इसीलिए इसको काला पानी कहा जाता था, इसीलिए इसको काला पानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो पूर्ण अवधि के लिए राज्यसभा और लोकसभा दो सदन होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है, इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। ऐसा सदन जो कभी भंग ना हो सके या भंग ना किया जा सके। इसके जो सदस्य होते हैं
वो हर साल 2/3 लोग रिटायर हो जाते हैं। तो इसका कार्यकाल पूछा गया है कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो ये 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। 5 वर्ष, अगर 5 वर्ष के लिए लोकसभा के जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, जनता के द्वारा चुने गए सदस्य, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है लोकसभा। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा था राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो ये 6 वर्ष होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिटलर किस देश का तानाशाह था? हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, कक्षा 6-7 की क्लास में। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसने आत्महत्या कर ली थी। इसने आत्महत्या कर ली थी। फिर अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो 1526 में लड़ी गई। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है? तो भारतीय रेल, स्वच्छ भारत अभियान, भारतीय पर्यटन, एयर इंडिया। तो अतुल्य भारत की बात कर रहा है। अतुल्य भारत 2002 में भारत सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया, तो उसकी टैग लाइन थी अतुल्य भारत। तो अतुल्य भारत भारतीय पर्यटन का टैग लाइन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है? तो बिहू एक पारंपरिक त्यौहार होता है। तो बिहार, पंजाब, केरल। तो बिहू असम में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है साथियों जीएस का, बगदाद किस देश की राजधानी है? बगदाद किस देश की राजधानी है? बगदाद इराक की राजधानी है। बगदाद इराक की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र किसने लिखा? शूद्रक, विष्णु गुप्ता, विष्णु शर्मा, भरत मुनि या भारत मुनि। तो पंचतंत्र सही उत्तर हो जाएगा इसका विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। और विष्णुगुप्त होना चाहिए था। विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र, इन्हें कौटिल्य या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्ता को चाणक्य या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए।
सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा, माई कंट्री माई लाइफ, प्लेइंग इट माई वे। तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी की है, जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं थे। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। प्लेइंग इट्स माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर जी की। ये सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा का नाम है, प्लेइंग इट माई वे। अगला क्वेश्चन है, महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल के जो राज दरबारी कवि हुआ करते थे उन्हें नवरत्न भी कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। और यहाँ पर बीरबल का वास्तविक नाम पूछा गया है, तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। महेश दास था। अगला क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिम्नास्टिक्स विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो ये करंट अफेयर का था, उस समय का ये 2018 का करंट अफेयर था। मेरी कॉम बॉक्सर हैं, आप सभी लोग जानते हैं, इनको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। विनेश फोगाट ये कुश्ती की प्लेयर हैं, जो कि हाल फिलहाल में सबसे चर्चित चेहरा रही हैं। दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक हैं, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास भी ले लिया है। तो ये 2018 में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा की गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? न्याय का घंटा कहे या न्याय की जंजीर कहे, तो ये जहांगीर ने अपने शासनकाल में लोगों की फरियाद सुनने के लिए एक प्रांगण में जंजीर लगवाई थी, जिसको न्याय का घंटा या न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है। अगला क्वेश्चन साथियों कंप्यूटर से पूछा गया है, बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं। बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं। 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं। जैसे कि 1 KB बराबर 1024 बिट्स, 1024 बिट्स। 1 MB बराबर 1024 KB। 1 GB बराबर 1024 MB। 1 TB बराबर
1024 GB। तो ऐसे कई सारे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको सन 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, तो ये भी नहीं होगा। हेपेटाइटिस, ये भी वायरस से होता है। पैरों का दाद, इसे एथलीट फुट भी कहा जाता है, तो ये वायरस से नहीं होता है, ये फंगल होता है, फंगस से होता है। तो ये पैरों का दाद सही उत्तर हो जाएगा। पैरों का दाद ये वायरस से नहीं होता है, ये फंगल से होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिनमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? लाला लाजपत राय का निधन, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मुस्लिम लीग का संगठन। तो मुस्लिम लीग का संगठन 1906 दिसंबर 1906 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, लाला लाजपत राय का निधन 1928 में हुआ था। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड ये 1922। जलियांवाला हत्याकांड 1919 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो हम इसी क्रम में इसको लगा लेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो पहले ऑप्शन में देखेंगे, चौथा ऑप्शन पहले पर है, ये यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, तो ये नहीं होगा। फिर देखते हैं 1919 जलियांवाला कांड तीसरा, फिर 1922 ये इसका क्रम बन गया। अब हम देखेंगे चौथा ऑप्शन, फिर तीसरा ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन, फिर पहला ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले मुस्लिम लीग का गठन हुआ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर चौरी चौरा कांड हुआ, फिर लाला लाजपत राय का निधन। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ी खेल जोड़ी में से कौन से का गलत मिलान किया गया है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित नहीं है, जिसका गलत खेल से संबंध कर दिया गया है। साइना नेहवाल,
साइना नेहवाल बैडमिंटन की प्लेयर हैं, इनका सही है मिलान, इनका सही मिलान किया गया है। साक्षी मलिक टेनिस नहीं, ये कुश्ती की प्लेयर हैं, कुश्ती की खिलाड़ी हैं। तो बी ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। साक्षी मलिक जो कि ओलंपिक 2016 में मेडल जीता था, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा साक्षी मलिक, ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, जिसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया किसके कार्यकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है, मुगल काल का स्वर्ण काल का किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण शाहजहां, इसके कार्यकाल में ऐसा माना जाता है इसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा शांति और निर्माण कार्य हुए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन है साथियों, आईएएस का पूरा नाम क्या है? इंडियन एयरपोर्ट सेफ्टी, ऑप्शन बी है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑप्शन सी है इंटेलिजेंस एसोसिएशन फॉर सेफ्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आईएएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। सही आंसर इसका है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है और मंत्री है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सबसे पहले प्रधानमंत्री को चुना जाता है और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, साथियों, की कमी से सूखा रोग रिकेटस हो जाता है? किस विटामिन की कमी से सूखा रोग हो जाता है? तो आपको बताना है सही उत्तर, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग हो जाता है? विटामिन ए, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन बी। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? रिकेटस की बात करता है, सूखे रोग की बात करता है, सूखा रोग, तो विटामिन डी, जो कि धूप और अंडा मछली आदि से पर्याप्त मात्रा में मिलता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और प्रोटीन की कमी से शरीर में कमजोरी आ जाती है और पेट और हाथ पांव वगैरह की में सूजन आने लगती है। विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी में स्थित है, आपको बताना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, भारत।
तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जब बात करता है तो सही उत्तर हो जाता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही उत्तर है। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट 2019 ग्रुप सी का ये पेपर था। तो इसमें हमने आपको हिंदी और जीएस का जो पैटर्न था, जो लेवल था, वो हमने आपको दिखाया। अब ये पेपर का पैटर्न बदला हुआ है। अब एनटीए एग्ज़ाम करवाती है तो उसका लेवल थोड़ा हट के आता है साथियों। अब आपके लिए इसी क्वेश्चन के आधार पर आपका अगला क्वेश्चन एक है यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? हमें उम्मीद है कि आप कमेंट में इसका उत्तर अवश्य बताएंगे और सेशन को और इस वीडियो को आप लाइक और कमेंट करेंगे और अपना प्यार बनाए रखना।